वेलकम बैक गाइस। वापस से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी, जिसमें हम अभी तक देख चुके हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और हम उसके डिवीजन को भी देख चुके हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन में। अब हम देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। मतलब अब बायोमोलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, मतलब एटम्स की फॉर्म में हैं, और वो मॉलिक्यूल्स हमारे इस पूरे अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं। वो इस पूरे अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, इसकी बायोमोलिक्यूल्स की बातें करनी चालू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की बातें करनी चालू करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास यहां पर लिविंग टिश्यू तो होता है, ये बात तो सबको पता है ना। हमारे पास लिविंग टिश्यू तो होता है। अब अगर इस लिविंग टिश्यू के साथ में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिला दें, एसिटिक एसिड को मिला दें। अब इनको मिलाएंगे कैसे? इनको मिलाएंगे कैसे? लेट सपोज ये एक बर्तन है ना, और ये एक बर्तन है, हैवी बर्तन है बहुत, है ना, इतनी मोटी लेयर का एक हैवी बर्तन है। अब कैसे बताएं इसको? और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यहाँ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होता है CL3CPOOH, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड CL3CPOH। अच्छा, और इसमें एक अदरक कूटने का जैसे वो होता है ना, बड़ा सा पेस्टल जिसे कहते हैं ना, पेस्टल, वो रखें, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिविंग टिश्यू और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल के इसे कूट दूं, है ना, इसकी चटनी सी बना दूं, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक थिक स्लरी हमारे पास तैयार हो जाएगी। एक थिक स्लरी हमारे पास तैयार हो जाएगी। अब इस थिक स्लरी को मैं फिल्टर कर दूंगा। इस थिक स्लरी को मैं फिल्टर से पास करूंगा, पास थ्रू फिल्टर, है ना। इसका यहाँ एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, फिल्ट्रेशन लिख देते हैं नॉर्मल। इसका हम फिल्ट्रेशन करेंगे, इसका हम फिल्ट्रेशन करेंगे। अब फिल्ट्रेशन करने के बाद इसमें दो चीजें हमको मिलेंगी। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो पहली चीज हमें मिलेगी, जो फिल्टर हो जाएगा, जो फिल्टर हो जाएगा, यानी फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट। और ये होता है एसिड सॉल्यूबल पूल, मतलब जो सॉल्यूबलाइज हो गया, मतलब जो घुल गया, एसिड सॉल्यूबल पूल। अच्छा, अब इसमें कौन कौन सी चीज आती है? इसमें आती है छोटी छोटी चीजें, जैसे अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। ये सब क्या होते हैं? ये सब आगे बातें बातें हम करेंगे। मोनोसैकेराइड, ये सब आते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। अब ये चीज तो फिल्टर आउट हो गई। अब कुछ चीजें ऐसी भी बनेंगी जो फिल्टर आउट तो नहीं होंगी, उन्हें हम कहते हैं रिटेंटेट। रिटेंटेट मतलब रुक जाना, जो ऊपर ही रुक गई, रिटेंटेट, रिटेंटेट। अच्छा, इधर एक और पॉइंट, इधर एक और पॉइंट। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो होता है 18 से 800 डाल्टन, 18 से 800 डाल्टन। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, रिटेंटेट को दूसरा क्या है? एसिड इनसॉल्युबल पूल भी कहते हैं। एसिड इनसॉल्युबल पूल मतलब ये घुले नहीं, ऊपर ही रुक गए। अब इनमें क्या क्या चीजें आती हैं? इनमें आते हैं प्रोटीन्स, इनमें आते हैं प्रोटीन्स, इनमें आते हैं न्यूक्लिक एसिड, इसमें आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, और इसमें आते हैं पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड के अलावा इसमें एक और आता है जिसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इधर इस दूसरे कलर से लिखते हैं। इसमें आते हैं लिपिड्स, इन्हें आते हैं लिपिड्स आते हैं। अच्छा, अब इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है वो भी बता देते हैं यहीं पर। इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, सबका, इन सबका मॉलिक्यूलर वेट होता है मोर देन और इक्वल टू 10,000 डाल्टन, 10,000 डाल्टन इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल इन्हें हम कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया, वो भी आपको समझ में आ गया, है ना। अच्छा, अब जरा इधर से इसे हटाते हैं, और इधर से इसे हटाते हैं। ये काम करते हैं, हटाते नहीं है, हटाते नहीं है, अगले पेज पे चलते हैं। लिपिड, वहां पे मैंने लिपिड को अलग कलर से करा था, है ना। क्यों करा था इस लिपिड को अलग
से, क्योंकि इस लिपिड में क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूल का वेट होता है, इनके जो मॉलिक्यूलर का नेट वेट होता है वो कम होता है किससे, 800 डाल्टन से। और 800 डाल्टन की रेंज किधर दिखी थी, 800 डाल्टन की रेंज दिखी थी माइक्रो में, बट स्टिल इट इज अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये है, ये नॉट स्ट्रिक्टली, मतलब ये जरूरत नहीं है कि ये वही बने, नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल ये स्ट्रिक्टली नहीं है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल ये स्ट्रिक्टली नहीं है। अब क्यों नहीं है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स ऑन इट्स सरफेस, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स की फॉर्मेशन ये करता है अपने ऊपर, ऑन इट्स स्ट्रक्चर, ऑन इट्स स्ट्रक्चर। अब वेसिकल्स की फॉर्मेशन के बाद ये उसमें सॉल्युबलाइज नहीं होता, देन इट कैन नॉट बी, देन इट कैन नॉट सॉल्युबलाइज, सॉरी यहाँ थोड़ा स्पेलिंग में दिक्कत आई, हाँ, देन इट कैन नॉट सॉल्युबलाइज, सॉल्युबलाइज, ये है इसका रीजन क्यों लिपिड एक 800 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर वेट रखने के बावजूद किसमें आता है, किसमें आता है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में, बल्कि स्ट्रिक्टली बायो मैक्रो मॉलिक्यूल तो नहीं है, ये स्ट्रिक्टली बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। अच्छा, अभी एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, एवरेज कंपोजिशन क्या होती है सेल में, तो सेल में सबसे ज्यादा सबको पता है पानी होता है ना, सबसे ज्यादा तो सबको पता है उसमें पानी होता है, ये आपको डायरेक्टली याद करनी पड़ेगी, 70 to 90% पानी होता है। उसके बाद प्रोटीन की जरूरत होती है सेल में, ताकि एनर्जी को कर सके, उसी एनर्जी में प्रोटीन ट्रांसफर वाटर से होती है, इसलिए वाटर का अमाउंट ज्यादा चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स होंगे इसके बाद, कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलती है ना, 3 होती है 3%। लिपिड्स, लिपिड्स का अपना फॉर्मेशन और बिल्डिंग का काम है, इसका अमाउंट हमारे पास 2% है। न्यूक्लिक एसिड हमारा डीएनए मटेरियल बनाते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसमें डीएनए और आरएनए होते हैं, उसका उसी से उस सेल का जो है न्यूक्लिक मटेरियल तैयार होता है। और एंड में थोड़े आयंस होते हैं जो कि मोलर कंसेंट्रेशन को बैलेंस करने का काम करते हैं, मोलर या मोलर कंसेंट्रेशन को बैलेंस करने का काम करते हैं। ये एज इट इज आपको याद होनी चाहिए, वाटर सबसे ज्यादा, फिर प्रोटीन, फिर कार्ब्स, फिर लिपिड्स, फिर न्यूक्लिक एसिड। वैसे ये 3 और 2 5 और ये 5 7 तो इसे ऊपर भी ला सकते हो, है ना। और एंड में आयंस चाहिए होते हैं। टोटल इनका सम देख लेना, 70 80, 3 2 5 85, 85 और 70 80 और या 90 से देखेंगे, फिर 10 नहीं, 70 10 3 2 5 और 7 और 8, हाँ ऐसे देख लेना। टोटल इसे 100 बनाना है, 100 बना लेना, इसको इतना टाइम नहीं है, और भी चीजें बतानी है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो इधर बात करते हैं जरा प्राइमरी मेटाबोलाइट की, इधर बात करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट की, है ना। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, ये प्राइमरी, यहाँ पर इसे कहते हैं 1 डिग्री मेटाबोलाइट, अगर 1 डिग्री लिखा हो तो ये होते हैं प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यू, एनिमल की टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, इन एनिमल टिश्यूज, इन एनिमल टिश्यूज, एनिमल्स के टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। और इनका रोल होता है, रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, रोल इन फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये आपको याद रखना है। रोल कहाँ इनका, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, ठीक है। अब ये तो एनिमल्स में प्रेजेंट हुए, ये एनिमल्स में प्रेजेंट हो, ये आपको पता चल गया। इधर बात करते हैं अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कहते हैं 2 डिग्री मेटाबोलाइट्स, 2 डिग्री मेटाबोलाइट्स कहाँ होते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्रेजेंट इन प्लांट्स। माइक्रोब्स, अब माइक्रोब्स में सब आते हैं, एल्गी फंगी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ वायरसेस सब आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक ही नाम लिख दिया, प्लांट्स और माइक्रोब्स में ये होते हैं। इनका फंक्शन अभी तक नहीं पता, फंक्शन नॉट नोन, फंक्शन नॉट नोन, इतना आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसमें कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जो नाम है वो इधर दिए हुए हैं ऑलरेडी आपको एक टेबल में एनसीईआरटी में, इसको बताते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पिगमेंट क्या होता है, कैरोटीनॉइड, कहाँ पढ़ा था, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया तो उसमें कैरोटीनॉइड्स की बात करी थी, ठीक है। एल्कलाइड्स, मॉर्फिन और कोडीन, ये सब दवाइयों में यूज होते हैं। टर्पिनॉइड्स, ये मोनोटर्पिन डाइटर्पिन, ये तो याद हो ही जाएगा। एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं, लेमन ग्रास ऑयल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। टॉक्सिन, एब्रिन, रिसिन, एक होता है ये लेसिथिन, ये देखना क्या लिखा है, लेक्टिन लिखा होगा शायद, हाँ लेक्टिन लिखा होगा। कॉनकोनावेलिन ए, ये कैंसर के टाइम यूज होता है। ड्रग्स की बात करें तो क्यूरिक्यूमिन और विनब्लास्टिन, ये भी अलग तरह के दवाइयों में यूज होते हैं। और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, ये तो पता है पॉलीमर्स क्या होता है, रबर, गम्स और सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर, हाँ।
ये आपको सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में जो दिया हुआ है। अब बात करेंगे हम अपनी प्रोटीन्स की। अब बात करेंगे हम अपनी प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स की बात कैसे, लाइक हम इधर एक काम करते हैं, इधर आपको बताते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर मेन, और उधर बताएंगे ज़ेटा आयन की फॉर्मेशन, क्योंकि आगे तो अमीनो एसिड की बातें करनी है। हाँ, तो इधर से शुरू करते हैं, बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है? ये पॉलीमर है किसका? पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स का पॉलीमर, अमीनो एसिड्स का पॉलीमर है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है। अमीनो एसिड कहां बताया मैंने? अमीनो एसिड कहां बताया? अमीनो एसिड इज अ बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड प्रोटीन इज अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। अच्छा, अब इस प्रोटीन का, अब इन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये आपको बताते हैं। तो कार्बन का स्ट्रक्चर है, कार्बन का स्ट्रक्चर है टी एच, COOH NH2 और यहां R। अब इसमें देखो, इसमें मैं सर्कल करता हूं इस R को, इस R को मैं जरा सर्कल करता हूं। क्यों करता हूं मैं इसे सर्कल, वो मैं बताता हूं। बिकॉज इट इज द ओनली वेरिएबल विच कैन चेंज, ओनली वेरिएबल, वेरिएबल मतलब इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये आर को इस किसी कंपाउंड का जो है स्ट्रक्चर का फॉर्मूला नहीं है आर, इस आर को हम चेंज कर सकते हैं, इस आर को हम चेंज कर सकते हैं। तो आर को चेंज कर सकते हैं, इधर बताते हैं, है ना, इधर बताते हैं। अगर इफ आर, इफ आर इज रिप्लेस्ड बाय एच, अगर ये आर जो है, ये जो आर दिख रहा है ना, इधर मैं हट गया हूं थोड़ा स्क्रीन से ताकि मेरे को दिखा सकूं, ये जो आर है वो आर अगर मैं हटा दूं एच से, या इस आर की जगह मैं CH3 लगाऊं, इस आर की जगह में CH3 लगाऊं, क्या इसमें CH3 है? कहीं नहीं है। आर लगाऊं, CH3 लगाऊं या OH लगाऊं, ये तीन चीजें, तो मैं इसे चेंज करूंगा, है ना। तो अगर H लगाऊंगा तो ग्लाइसिन बनेगा, ग्लाइसिन। अगर इस आर की जगह वो H लगाऊंगा तो ग्लाइसिन बनेगा। अगर मैं CH3 लगाऊंगा तो एलेनिन बनेगा। अगर यहाँ CH3 लगाऊं, है ना, अगर यहाँ CH3 लगाऊंगा, देखो ये देखो इधर H लग गया तो CHCOH NH2 क्या बना? ग्लाइसिन। अच्छा, अब इधर देखो, अगर यहाँ H की जगह ये CH3 लग गया, COH NH2HCH3 क्या बना? एलेनिन। अब अगर मैं इसकी जगह यहाँ OH लगाऊं, COOH और ऊपर H और नीचे NH2, ये क्या बनेगा? इसको हम कहते हैं सीरीन, इसको हम कहते हैं सीरीन, इसको कहते हैं सीरीन। अच्छा, यहां पर जो है वापस से अपना आर ही लिख देते हैं क्योंकि आर ही बेस्ट लग रहा था। हाँ, अब देखो ये हो गया। अब अच्छा, ये ज्वेटर आयन क्या होता है? ये ज्वेटर आयन कैसे बनता है? तो ज्वेटर आयन भी यहां बताते हैं, शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, फिलहाल मैं वापस से यही बनाता हूं पूरा स्ट्रक्चर, CHCOOH NH2 और R। अच्छा, अब अगर ये RH जो है, H जो है यहाँ चला जाए, ये H यहाँ से निकल के यहाँ चला जाए, क्या बोला मैंने? ये जो H है ये यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, है ना, ये H जो है यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा। तो करते हैं जरा, जरा यहाँ से ये H को गायब करा, यहाँ से H जाती यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ से, है ना, उसके जाते ही वहां नेगेटिव साइन, H के जाने ही वहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और यहाँ पर H जो गेन हो जाएगा, मतलब यहाँ NH3 हो जाएगा और यहाँ H आती यहाँ पॉजिटिव साइन। तो उसके बाद जो ये बना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम अपना क्या? ज्वेटर आयन, इसे कहते हैं हम अपना ज्वेटर आयन। ये है अपना ज्वेटर आयन। ये रहा अपना ज्वेटर आयन। तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि वहां NH3 दिखा पाए। ये NH3 पॉजिटिव, ये अपना ज्वेटर आयन है। ये क्या है? ये यहां से ये अपना ज्वेटर आयन है, अपना ज्वेटर आयन है, इतना आपको पता चल चुका है। अच्छा, अब उधर हमें कुछ अलग बातें करनी है ना, इधर हमें कुछ अलग बातें करनी है।
ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, सारे अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव बनने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिकली एक्टिव बनने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा वो बताते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, अब अगर इन्हें बनना है ऑप्टिकली एक्टिव, अगर इन्हें ये ऑप्टिकली एक्टिव अपने साथ जोड़ना है ना, फॉर दिस देयर स्ट्रक्चर मस्ट कंटेन, देयर स्ट्रक्चर मस्ट कंटेन, देयर स्ट्रक्चर मस्ट कंटेन कायरल कार्बन। अच्छा, अब एक और नया शब्द मिला सर हमें, कायरल कार्बन। अच्छा, अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ये आपको पढ़ाया जाता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में, तो इसमें मैं स्ट्रक्चर वाला पोर्शन कवर अप नहीं करूंगा, जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो यहां होगा, और जितने भी बॉन्डिंग वाली चीजें हैं वो होंगी आपकी इधर, वो होंगी आपकी केमिस्ट्री में। तो फिलहाल मैं ये तो बता रहा हूं क्योंकि ये सब इसमें भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नया शब्द आया कायरल कार्बन। सर जी, कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन मतलब when carbon attached to four different groups, when carbon attached to four different group, attached to four different groups, जब कार्बन चारों डिफरेंट ग्रुप से ही अटैच होता है। अच्छा, ये कैसे सर? कार्बन ना टेट्रावेलेंट होता है। अच्छा जी, टेट्रावेलेंट मतलब वो चार बॉन्ड बनाता है। चार बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड ऊपर नीचे और आगे, है ना? ये तो पता होगा ना, कार्बन के चार बॉन्ड बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का भी ज्ञान दे ही देते हैं। चलो आज इधर, है ना, ऐसे ये दो बॉन्ड बनते हैं, एक ऐसे बनता है जो प्लेन से बाहर होता है, और एक ऐसे बनता है जो प्लेन के अंदर होता है। कार्बन इधर, एक ऊपर, एक ये, एक आगे, एक पीछे, ऐसे चार बॉन्ड बनते हैं। 3D स्ट्रक्चर कार्बन का ऐसे पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लो अच्छे से, उसमें ही है। बट इधर आते हैं, वापस अपने टॉपिक से ना भटकते हुए वापस टॉपिक पे पहुंचते हैं। अटैच होना चाहिए फोर डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। तो सारे अमीनो एसिड्स तो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, बट इनमें से एक नहीं है, और वो यहीं कहीं है, पहचानो। बट ये ग्लाइसिन में एच आते ही इधर एच आ जाएगा, है ना? बट ग्लाइसिन इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ग्लाइसिन इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाते हैं जरा ग्लाइसिन का, है ना? सी, अब तो याद हो गया सर, सी इधर आएगा COH, इधर आएगा NH2, ऊपर क्या आएगा? H आएगा, और ग्लाइसिन में इधर बताया था R की जगह H लग जाएगा। तो यहाँ दो H की फॉर्मेशन की बॉन्डिंग हो चुकी है, इसलिए भी ग्लाइसिन जो है वो एक क्या नहीं बना, ग्लाइसिन क्या नहीं बना, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं बना, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं बना। अब बात करेंगे आगे अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन, अमीनो एसिड, हाँ, अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, असेंशियल। असेंशियल मतलब उनकी जरूरत है। जरूरत है तो क्या मतलब वो मेरे पास पहले से तभी मेरे को उसकी जरूरत है? नहीं, किसी चीज की मेरे को जरूरत है तो वो कब पड़ेगी? जब वो मेरे पास नहीं है। तो कैन नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, कैन नॉट सिंथेसाइज्ड, सिंथेसाइज मतलब नहीं बना सकते, सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी में ये सिंथेसाइज नहीं होते। अच्छा, असेंशियल हो गए। अब दूसरे होंगे नॉन असेंशियल, मतलब उनकी जरूरत नहीं है कि वो मुझे बाहर से मिले, मतलब वो मेरे पास खुद ही है। जाहिर सी बात है, जिस चीज की मेरे को जरूरत है वो मेरे पास नहीं है, और जो चीज मेरे पास है उसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो नॉन असेंशियल, है ना? कैन सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी, कैन सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी, बाय आवर बॉडी। अच्छा जी, वापस जरा ज़्विट्राइन पे पहुंचते हैं। क्या इस ज़्विट्राइन में जो ये चीज है, ये क्या है? ये एसिडिक है, ये एसिड है COOH। मैंने तो एसिड का सुना ही है सर, 10th में पढ़ा था। हाँ, ये NH2 जो है ये बेसिक है, NH2 तो बेसिक है। कहाँ पढ़ा था? 10वीं कक्षा में। यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, थोड़ा बहुत तो इतना दिमाग में होना चाहिए, है ना? तो अब जरा लाइसिन लिखा था, नहीं लिखा? ठीक, अमीनो एसिड का जरा हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अमीनो एसिड का जरा हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन ही करते हैं। आओ जरा इधर। अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन तीन तरीके से हो सकता है, 1 2 3। या तो ये एसिडिक हो सकता है, एसिडिक अमीनो एसिड्स हो सकते हैं,
या तो ये बेसिक अमीनो एसिड्स हो सकते हैं या फिर ये न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। एसिडिक कब होंगे? जब उसमें ज्विटर आयन में एसिडिक ग्रुप कौन सा था? COOH। जब इसमें मोर COOH का ग्रुप जुड़ेगा, मोर COOH का ग्रुप इसमें जुड़ेगा, वो क्या हो जाएंगे? उसे हम बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। इसका एसिडिक अमीनो एसिड का कंसेप्ट समझिए, मोर COH ग्रुप जब जुड़ेगा, और COH के ज्यादा ग्रुप जुड़े हुए हैं ग्लूटामिक एसिड में, ग्लूटामिक एसिड में है, ग्लूटामिक एसिड में है। अच्छा, आगे चलते हैं। बेसिक कब जुड़ेगा? जब इसमें मोर NH2 ग्रुप बने हुए हैं, जब इसमें NH2 के ग्रुप हमें ज्यादा दिख रहे हैं, जब इसमें NH2 के ग्रुप हमें ज्यादा दिख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? लाइसीन, एग्जाम्पल है लाइसीन। और न्यूट्रल मतलब जब दोनों की ही मात्रा इक्वल हो, है ना, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है वेलिन, वेलिन, वो इसका एग्जाम्पल है वेलिन, वेलिन, लाइसीन, ग्लूटामिक एसिड, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, अब एरोमेटिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ये सारे टॉपिक्स ही तो कवर हो रहे हैं एनसीईआरटी के, है ना, एनसीईआरटी के टॉपिक्स ही कवर हो रहे हैं अच्छे से। एरोमेटिक अमीनो एसिड जिनमें स्मेल हो, जिनमें स्मेल हो, स्मेल हो या अरोमा हो, स्मेल या अरोमा हो। तो इसमें आपको डायरेक्ट 3 नाम जो है वो याद रखने हैं, है ना। पहला है ट्रिप्टोफैन, पहला है ट्रिप्टोफैन, फिर है टायरोसिन, टायरोसिन, और है फिनाइल एनिलीन, फिनाइल एलिनीन। अच्छा, भी कैसे याद रखे सर? ट्रिप्टो टायरो तो याद रहेगा, ट्राई ट्राई, है ना, और फिनाइल में अपने आप में स्मेल होती है तो उससे भी याद आ जाएगा फिनाइल एलिनीन। ऐसे आपको ये 3 जो है याद रखने हैं। अच्छा, अमीनो एसिड की तो बात हो गई, जरा प्रोटीन की फॉर्मेशन देख लेते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्रोटीन कैसे बनता है? जब मोर देन 100 अमीनो एसिड आर कम टुगेदर, मोर देन 100 अमीनो एसिड कम्स टुगेदर, मोर देन 100 अमीनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर। जब 100 से ज्यादा अमीनो एसिड अपने आप को ज्वाइन कर लेते हैं आपस में, तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बन जाता है। और यही पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं? इसी पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड को ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज प्रोटीन, ऑल्सो नोन एज प्रोटीन, इसे हम प्रोटीन कहते हैं। ये आपको पता चल गया। अच्छा, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन, जैसे कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट था, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो क्या बताया था? मोर देन 10,000 डाल्टन, डाल्टन, और मोर देन 10,000 डाल्टन। अब इसमें चाहिए होते हैं 100 अमीनो एसिड, बट एक एक्सेप्शन इधर निकल कर आती है, एक एक्सेप्शन इधर निकल कर आती है, जो एक्सेप्शन है वो इधर आती है। इंसुलिन ओनली हैव, इंसुलिन ओनली हैव 51, 51 अमीनो एसिड। इंसुलिन के पास अपने आप में खुद सिर्फ 51 अमीनो एसिड है, स्टिल वो प्रोटीन में आता है, स्टिल वो प्रोटीन में आता है। अच्छा, ये एक टॉपिक हमारे यहाँ खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डीनेचरेशन, है ना, डीनेचराइजेशन, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा, अब अगर प्रोटीन, प्रोटीन कम्स अंडर, कम्स अंडर फिजिकल चेंज, या तो उसमें फिजिकल चेंज हो, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज भी हो और साथ साथ में केमिकल चेंज भी हो। फिजिकल चेंज जैसे उसका टेम्परेचर हो जाए, और केमिकल चेंज यानी उसका पीएच अगर चेंज हो जाए। अब इतना सब कुछ उसके अंदर चेंज हो गया, इसकी वजह से क्या होता है? उसका जो एच बॉन्डिंग होती है, एच बॉन्ड उसके वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, एच बॉन्ड उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आगे देखो जरा, ये है ना, ये इसका अल्फा हेलिक्स और ये बीटा प्लेटेड और ये ग्लोबुलर फॉर्म, है ना, इसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये अनकॉइल्ड हो जाता है, एंड हेलिक्स उसका अनकॉइल्ड, उसका हेलिक्स खुल जाता है, हेलिक्स उसका खुल जाता है।
और उसमें जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये जो है टर्शरी स्ट्रक्चर, ये ग्लोबुलर है, गुच्छा बना हुआ है, जैसे क्वाटरनरी में भी देखो ग्लोबुलर है ना। इसका टर्शरी स्ट्रक्चर, इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में बंधा हुआ है, आपस में गुदा हुआ है ना। वो ग्लोब्यूल जो होते हैं वो खुल जाते हैं, ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं। और यही तीनों की वजह से जो प्रोटीन है वो अपना जो ओरिजिनल वर्क है वो नहीं कर पाता, जो प्रोटीन है वो अपना ओरिजिनल वर्क नहीं कर पाता, प्रोटीन अपना ओरिजिनल वर्क नहीं कर पाता, तो वो अपने नेचर से हट चुका है, इसलिए से कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। पेपर में आएगा कैसे लिखना है, when there is a physical change, that is temperature change or any other types of chemical changes like change in pH occurs in the environment of protein. So due to that changes, the H bond of protein which binds the protein structure, which binds the amino acid together, are disturbed, due to which the secondary helix structure, the secondary helix alpha helix structure of protein get uncoiled, and due to the disturbance the tertiary or quaternary globular structure of the protein unfold, which often lead to the denaturation या denaturation of protein. ऐसे आपको पेपर में लिखना है अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अब जो ये चीज है, जरा एक बार इसे हटाते हैं, ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, कौन सी बॉन्डिंग होती है इसमें, वो आपको केमिस्ट्री वाले सर ही पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल्स में। और बाकी जो मेरा काम है कि आपको बताना थोड़े इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में। कोलेजन कहाँ काम आता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है कोलेजन। ट्रिप्सिन कहाँ है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। इंसुलिन के बारे में पहली बता रखा है, हार्मोन है। एंटीबॉडीज क्या करती है, फाइट करती है इन्फेक्शियस एजेंट से। रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में बताया, स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, हार्मोनल के लिए। एक ग्लूट4 आपको याद रखना है, ग्लूट4 इनेबल करता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हम सारे सेल्स में, जितने भी सेल्स में ग्लूकोज जाएगा वो ग्लूट4 प्रोटीन ही इनेबल करवाता है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम हम शुरू करने वाले हैं इसमें लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके बाद एक थर्ड वीडियो बनेगी जिसमें हम कवर करेंगे एंजाइम्स। तो आज हमने देखा बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन और देखा हमने प्रोटीन्स को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तब तक के लिए शुक्रिया गाइस।